Hello friends, my name is Jayati Dubey and in this video lecture on Indian economy, I am going to explain about inflation. So here in this video in part 1, I am going to cover the meaning of inflation, its calculation, CPI, WPI and their components. This video is specific to all the three examination, RBI Grade B, SEBI and UPSC Civil Service exam. So I have covered the syllabus according to all the three examinations. So let's start. Firstly, have a look at the syllabus. This is the syllabus for SEBI Grade A 2020. So, under the finance section, we can see inflation is given and the subtopics are given. And also, section F, economics, we have inflation and Phillips curve. So, I have included all these topics along with some extra topics which are relevant to UPSC Civil Service exam. This one, okay. So under the syllabus of UPSC Civil Service exam, although it is not very specified in the prelims exam कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ एक या दो लाइन में ही वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपका इकोनॉमी है और ये आपका सिलेबस, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसे डिवाइड किया है। सो ये पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंडाइसिस। RBI, सेबी, यूपीएससी तीनों ही के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इन पार्ट 2 आई एम गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, द हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट्स, फिलिप्स कर्व एंड डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी स्पायरल, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में हम कवर करेंगे इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है, उसके इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उसे कंट्रोल कैसे करना है। ये सेबी में भी दिया है, कंट्रोल एंड रेमेडीज़। वैसे आप आरबीआई और सेबी की तैयारी अगर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका नेचर थोड़ा अलग होता है सेबी और आरबीआई से, उसमें काफ़ी एनालिसिस करके फिर आंसर पे आना होता है, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी में पूछ लेते हैं कि क्या करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए, आप मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दीजिए। ऑप्शन बी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंक्रीज़ होना है, डिक्रीज़ होना है, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। और फिर लास्ट में आपको बताना होता है कि तीनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं, या फिर नन ऑफ दीज आर करेक्ट। लेकिन यहाँ सेबी एंड आरबीआई का पैटर्न सेम होता है, ठीक है। आरबीआई एंड सेबी वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछ लेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है, एक डेफिनेशन दी होगी और ये किसकी डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन आंसर था जो कि दिया नहीं था, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन ऐसे ऑप्शन दिए थे। और WPI का बेस ईयर क्या है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। सो आरबीआई और सेबी के क्वेश्चन ईजी होते हैं कंपेयर टू यूपीएससी, ठीक है। लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है इस टॉपिक के लिए। So let's start with what is inflation. Inflation means persistent rise in the average price of goods and services. Okay, average price of goods and services. It means हम यहाँ किसी सिंगल एक चीज़ का अगर प्राइस बढ़े तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते। इन लेमेंस वर्ड इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, है ना। महंगाई का मतलब प्राइजेस का बढ़ना। हम जो डेली जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो महंगी हो रही हैं, ठीक है। एक मोर इसकी सिंपलर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो प्राइस चला आ रहा है उसमें राइज होता चला जा रहा है, ठीक है। वो प्राइस बढ़ता चला जा रहा है इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो सपोज मैं अपने घर का जो सामान खरीदती हूँ उसमें मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, ठीक है, फूड मिल्क, देन क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ इन्फ्लेशन के लिए हम गुड्स एंड सर्विस जो यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में उसके प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं। तो अगर एक सिंगल आइटम का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। व्हेन दी cost of most of the goods is rising, then only we will call it inflation. So point number 1 is that price of most of the goods have gone up and not just one good. Okay, now इसे measure कैसे करते हैं? Rate of inflation is measured on the basis of price indexes. ठीक है, हम rate of inflation को measure करने के लिए price indices का use करते हैं। So जो दो प्राइस इंडाइसेस जो ब्रॉडली यूज्ड है वो है CPI और WPI, ठीक है। सो इन इंडिया हम जो इन्फ्लेशन जो बोलते हैं वो हम मेनली किसके बेसिस पे बोलते हैं, CPI। एंड इंटरनेशनली भी मैनी कंट्रीज जो हैं वो CPI ही यूज़ करते हैं। लेकिन WPI जो है वो पहले यूज़ होता था, लेकिन जो हमारे गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे मिस्टर रघुराम राजन, उन्होंने क्या किया, कुछ साल पहले CPI को ही हम कंसिडर करेंगे ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। तो WPI में हम
सर्विसेज को नहीं काउंट करते, सिर्फ गुड्स को अकाउंट में लेते हैं, गुड्स ओनली। और सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस दोनों को लेते हैं। तो यही वजह थी कि हमने फिर अडॉप्ट किया कि हम सीपीआई से ही, सीपीआई जो कंबाइंड होता है आगे मैं बताऊंगी, उसको ही हम इन्फ्लेशन के मेजर का रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली दिस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स इज अ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसके प्राइस का एवरेज निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? प्राइस इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। हम गुड्स एंड सर्विसेज जो यूज़ करते हैं उसके प्राइस का एवरेज तो निकालेंगे, लेकिन वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो अभी वेटेड एवरेज क्या है? सी, सपोज मैं जो सामान अपने घर पे लाती हूँ, उसमें कुछ सामान हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, कुछ सामान ऐसा है जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे हम मिल्क रोज़ लेते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, तो ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्लोथ्स डेली बेसिस पे थोड़ी ना लेते हैं, हम तो वो मंथली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे ऐसे लेते हैं। तो जो क्लोथ्स है उसको मैंने यहाँ पर कम वेट असाइन किया है, 30 वेट असाइन किया है। फूड को मैंने 50 वेट असाइन किया है, ठीक है। और जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम मतलब बहुत कम ही यूज़ करते हैं, उसको सबसे कम वेटेज दे दो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोडक्ट लिए हैं। हमारे जो इंडेक्स होते हैं उस पर तो हम बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ लेते हैं, ठीक है, आके मैंने दिखाया हुआ वीडियो पे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो हमें उसे वेट इस तरीके से असाइन करना है कि टोटल वेट होना चाहिए 100, ठीक है। इस तरीके से वेट्स देने हैं। तो जो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जिन चीज़ों को, उनको ज़्यादा वेट देना है। तो मैंने फूड को दे दिया 50, क्लोथ को दे दिया 30, और कुछ ऐसे आइटम जो मैं जो कभी कभार ही मैं खरीदती हूँ, ठीक है, रेयरली, तो उसको मैंने दे दिया 20। तो 50 + 30 + 20 इज़ 100। नाउ स्टेप नंबर 2, मुझे प्राइस रेशियो निकालना है। तो सपोज करो मेरा पहला प्रोडक्ट क्या था? क्लोथ्स, दूसरा प्रोडक्ट था फूड, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो कैलकुलेट मुझे ये प्राइस का करना है। तो मैं कैसे करूँगी? प्राइस रेशियो निकालने के लिए हमें एक बेस ईयर कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले तो वेट्स असाइन कर दिए, मैं अभी सीपीआई का ही कैलकुलेशन बता रही हूँ, ठीक है। तो बेस ईयर हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो बेस ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और अदर कंट्रीज़ में वो अपना अलग बेस ईयर लेकर चलते हैं। जैसे यूएस में 2016 है, लेकिन इंडिया में कौन सा है बेस ईयर? सीपीआई के लिए है 2012 इज़ द बेस ईयर फॉर सीपीआई, एंड फॉर डब्ल्यूपीआई इट इज़ 2011, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये मैंने आगे फिर बताया हुआ है। सो फॉर सीपीआई इट्स 2012। सो लेट अस टेक कि मैंने 2012 को बेस ईयर, जो कि है अभी एट प्रेजेंट, वो गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है, लेकिन अभी करंटली 2012 है। तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम उसके प्राइस को कंपेयर करेंगे करंट ईयर के प्राइस से। तो सपोज करिए कि ये जो है 2012 में बेस ईयर में इसका प्राइस था 500 रुपीज़, और अब करंट ईयर में इसका प्राइस है 550 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपये बढ़ गया। तो मैं निकालूंगी प्राइस रेशियो, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, 550 डिवाइडेड बाय 500, तो मुझे मिलेगा 1.1, ठीक है। नाउ आई विल कैलकुलेट प्राइस रेशियो एंड वेट। इनको मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। थर्ड स्टेप, मुझे इस प्राइस रेशियो को 1.1 को वेट्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका समेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस बेसिकली इस पे हम क्या लेते हैं? बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक बास्केट बनाया कि मुझे इसमें ये प्रोडक्ट्स रखने, तो ये हो गया बास्केट ऑफ कमोडिटी, और ये फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स बास्केट बनाया जाता है पहले तो इसमें हम टोटल 6 ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं। ये जो 6 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स फॉर सीपीआई, तो इन 6 ग्रुप्स को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं और अलग अलग वेट असाइन करते हैं। तो रूरल एरियाज़ के लिए हम अलग अलग, जैसे फूड को 34 दे दिया, ठीक है, पैन टोबैको एंटीऑक्सीडेंट को 3.6, अर्बन यानी सिटी एरियाज़ के लिए 36 वेट, और कंबाइंड एक हम जो कंबाइंड यूज़ करते हैं वो 45। तो जो आरबीआई यूज़ करता है वो ये कंबाइंड वाला यूज़ करता है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, है ना। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये देखो कि हमने वेट्स असाइन किए हैं, और इसका टोटल है 100, यहाँ पे भी जो वेट है उसका टोटल है 100, और यहाँ भी है जो उसका टोटल आएगा 100, ठीक है। तो अब जो हमने, फिर से एग्जाम्पल पे आती हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से, आप अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग वेट्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट अभी लिए थे स्टार्टिंग में, यहाँ मैंने 3 प्रोडक्ट लिए हुए थे, तो इनको मैंने वेट्स असाइन किया था 50, 30, 20 और टोटल 100, ठीक है। तो अब बेस ईयर में
इसका प्राइस क्या था 30, इसका प्राइस था 5, सॉरी मैं वेट्स ले रही हूँ। हाँ ये तो हो गए वेट्स। नाउ यहाँ पर बेस ईयर में टोमेटो का प्राइस था 30 और करेंट ईयर 2020 में उसका प्राइस है 50। वैसे ही इस स्वेटर का प्राइस था 500, अब हो गया 550। इसका मोबाइल का प्राइस था 10,000, अब हो गया 13,000 2020 में, और ये बेस ईयर 2012 में। तो यहाँ पर मैं अब निकालूंगी प्राइस रेशियो, जैसे मैंने बताया। तो प्राइस रेशियो निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया है 50 डिवाइडेड बाय 30, 50 डिवाइडेड बाय 30 तो निकला 1.6। वैसे 550 डिवाइडेड बाय 500 1.1, ठीक है। 13,000 डिवाइडेड बाय 10,000 1.3। तो इस तरीके से मैंने निकाला प्राइस रेशियो, और फिर जो मेरे आंसर्स मुझे मिले मैंने उसे प्लस कर दिया, ये समेशन कर दिया, तो मुझे क्या मिला 139। तो ये मुझे मिल गया मेरा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वेट मैंने बोला था कितना होगा 100, और अब क्योंकि ये बेस ईयर था, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने पहले वेट असाइन किया था, तो बेस ईयर को हम मान के चलते हैं, और जो भी हम बेस ईयर लेकर चलते हैं उस पर हम CPI कंसिडर करते हैं 100। तो 100 की कंपैरिजन में कितना बढ़ा 139, ठीक है 139। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कितनी महंगाई बढ़ी होगी। अगर बेस ईयर में ये था 100 और हो गया 39, तो मतलब मेरा जो इन्फ्लेशन रेट हुआ वो कितना हुआ 39%। लेकिन जो हम इन्फ्लेशन यूज़ करते हैं वो हम, ये तो मैंने CPI के लिए यूज़ किया, तो CPI के लिए दो बातें ध्यान में रखना। पहला तो ये कि वेट्स असाइन करते हैं, फिर बेस ईयर से कंपेयर करते हैं प्राइस को, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर निकालते हैं हम, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। इन्फ्लेशन रेट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे ईयर ऑन ईयर। इन्फ्लेशन रेट इज़ मेजर्ड पॉइंट टू पॉइंट, या ईयर ऑन ईयर भी कह सकते हो। इसका मतलब है कि मुझे इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए उसी मंथ को कंसिडर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मार्च 2020 लिया, तो मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा मार्च 2019 के साथ निकालने के लिए, ठीक है। और निकलेगा कैसे ये, यहाँ पर देखिए टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइस इंडेक्स। तो सपोज मेरा प्राइस इंडेक्स है अभी फ़िलहाल CPI, ठीक है, सॉरी, तो जो प्राइस इंडेक्स हम निकालते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस, सॉरी जो इन्फ्लेशन रेट हम निकालते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकालते हैं। प्राइस इंडेक्स तो मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये रहा प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI है, सपोज करो यहाँ हमारा प्राइस इंडेक्स है CPI। सो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट मैंने कैसे निकाला है, बेस ईयर को हमेशा 100 लेना है, ठीक है। तो CPI फॉर बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर हमने डिसाइड किया है 2012 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो हम 100 जो है उसको बेस ईयर लेकर चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इन्फ्लेशन रेट जो निकालेंगे उस पर फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मैं जनवरी ले रही हूँ तो मैंने हमेशा बोला कि जनवरी का मंथ जो है इन्फ्लेशन रेट इज़ मेजर्ड पॉइंट टू पॉइंट, यानी अगर मैं जनवरी मंथ ले रही हूँ तो मुझे उसे जनवरी के साथ ही कंपेयर करना होगा, लास्ट ईयर की जनवरी, ठीक है। तो अगर मेरा करंट ईयर है 2013 तो प्रीवियस ईयर है 2012, है ना। ये मेरा करंट ईयर और ये मेरा प्रीवियस ईयर, अभी सपोज करिए 2013 चल रहा है और मुझे निकालना है इन्फ्लेशन रेट। तो मैं कैसे निकालूंगी 100 एंड 120, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा मुझे 100 इंटू 100, तो मेरा क्या आएगा 20%, ठीक है। दिस वॉज क्वाइट ईजी। नाउ अगर मुझे निकालना है 2014 का, तो 2014 अगर मेरा करंट ईयर है तो मेरा प्रीवियस ईयर हुआ 2013, है ना। तो अब मैं किसको कौन कौन से फिगर्स को लूँगी, मेरा करंट ईयर है 2014 तो 140 और प्रीवियस ईयर है 120। अब ये जो CPI है ये प्राइस इंडेक्स है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो CPI है इसमें मुझे क्या करना होगा 140 माइनस 120 कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 120 और फिर उसको 100 के साथ में इंटू करना है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आएगा 16.67%, ठीक है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, ये जो नीचे मैंने लिखा है कि करंट ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है उससे लास्ट ईयर के प्राइस इंडेक्स को माइनस करना है डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स और फिर उसको करना है 100 से इंटू। सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। वैसे हम 2020 के लिए निकाल सकते हैं। 2020 में जैसे प्राइस इंडेक्स क्या है 160, अगर ये 2020 का है और ये 2019 का है ये, ठीक है। तो ऐसे निकालना है हमें, पहले माइनस करना है करंट वाले प्राइस इंडेक्स को लास्ट ईयर से, फिर लास्ट ईयर वाले प्राइस इंडेक्स को नीचे लिखना है और फिर 100 से इंटू करना है। तो ऐसे निकलता है इन्फ्लेशन रेट। ये जो निकाल रही हूँ मैं इन्फ्लेशन रेट है, और जो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था वो क्या था प्राइस इंडेक्स। तो ऐसे हर साल का हमारे पास प्राइस इंडेक्स होगा
और फिर उसमें से कंपैरिजन करके हम निकालेंगे इन्फ्लेशन रेट। सो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड पॉइंट टू पॉइंट। इसको पॉइंट टू पॉइंट मेथड कहा जाता है, यानी कि करंट मंथ ओवर द सेम मंथ ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, अगर मैं मार्च 2020 ले रही हूँ तो मुझे उसे कंपेयर करना होगा मार्च 2019 से, ठीक एक साल पहले, नॉट फरवरी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? अब डेफिनेशन देखते हैं। इट मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एट रिटेल लेवल। हम जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट से वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता है ना, वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आएगा, वो हमारे पास पहले हम कहाँ से पहले वो बन के आएगा किसी फर्म से, फैक्ट्री से, और वहाँ से बनने के बाद, फैक्ट्री से बनने के बाद वो जाएगा होलसेलर्स के पास, वो खरीदेंगे फैक्ट्री से, और होलसेलर जो होंगे वो फिर रिटेलर्स को बेचेंगे, यानी शॉप, और फिर उस शॉप से हम खरीदते हैं। तो जो प्राइस लेवल हमें पड़ता है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स को पड़ता है, वो जो उस पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो होता है CPI, वो मेजर करता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और जो होलसेल मार्केट में होलसेलर्स को जो प्राइस पड़ रहा है, वहाँ पे जो प्राइस चेंज आ रहे हैं उसके लिए होता है WPI। WPI अब हम आगे देखेंगे, तो पहले हम डिटेल में बात करते हैं CPI के बारे में। तो CPI जो है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ CPI एक नहीं होता, उसको हमने ग्रुप स्पेसिफिक किया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए होता है, वो मैंने आगे बताया। ठीक है, और एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन, और एक होता है कंबाइंड। तो इस तरीके से हम इट मेजर्स द चेंजेस इन द बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, यही है बास्केट। ठीक है, हमने बास्केट तैयार कर दिया कॉमोडिटीज़ का एक, कि हमें ये फिक्स बास्केट यही कॉमोडिटी लेनी है, क्योंकि हमारे पास सामान तो बहुत सारा होता है, वी परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी हैव क्रिएटेड अ बास्केट, और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे बेस ईयर के प्राइस के साथ, और फिर हम निकालेंगे प्राइस रेशियो। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने बताया था, बेस ईयर के साथ कंपेयर करना, फिर उसका प्राइस रेशियो निकालना, वो कहलाता है लास्पेयर्स मेथड। वो मैंने वहाँ पर यूज़ किया था, लास्पेयर्स मेथड। ठीक है, लास्पेयर्स मेथड जर्मन इकोनॉमिस्ट थे लास्पेयर, उन्होंने दिया था। तो ये अगर आप थोड़ा सा या फिर आप टेक्निकली सीधा फॉर्मूला पे जाएंगे तो वो समेशन वाला फॉर्मूला होता है, समेशन R प्लस समेशन W डिवाइडेड बाई समेशन W, ऐसा आएगा। तो फॉर्मूला इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये लास्पेयर है, उन्होंने दिया था। इसके अलावा दो और फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पाशे और दूसरा होता है फिशर इंडेक्स। तो फिशर इंडेक्स जो होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लास्पेयर एंड जो हमारे पाशे इंडेक्स थे उसका, बस ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो अब बात ये आती है कि CPI को कैलकुलेट कौन करता है। ठीक है, हम पहले तो CPI होता क्या है कि जो प्राइस हम खरीदते हैं, चीज़ों को हम खरीदते हैं, उसका जो कंज्यूमर लेवल पे प्राइस चेंज आ रहा है, हम रिटेल से खरीदते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ना तो फैक्ट्री से ना होलसेल से। होलसेल से कौन खरीदता है, शॉपकीपर्स, और शॉपकीपर से हम। तो रिटेल लेवल पे जो चेंज आ रहा है वो मेजर करता है CPI। और होल इकोनॉमी के लिए या तो ये होल इकोनॉमी के लिए होता है, जैसे ऑल इंडिया, ठीक है, कंबाइंड जो यूज़ करते हैं हम, और या फिर ग्रुप स्पेसिफिक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मेजर द चेंजेस इन द बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय NSO। पहले देखो मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आई विल शो यू द वेबसाइट एंड द फिगर्स देयर अभी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। तो जो मॉस्पी है उसके अंडर आता है CSO। तो जो अभी क्या हुआ, मई 2019 में CSO को मर्ज कर दिया गया NSSO के साथ। ठीक है, मैंने GDP वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि CSO कैलकुलेट्स GDP ऑल्सो। तो CSO अब मर्ज हो गया है और NSSO के साथ तो बन गया है NSO। किसके साथ मर्ज हुआ है, NSSO। ठीक है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। तो इसके साथ मर्ज होके बन गया है NSO, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आपको याद रखना है। तो अगर ऑप्शन में NSO ना दिखे और CSO दिखे तो आप वो टिक कर देना, लेकिन अगर NSO दिखता है तो इसका सही आंसर तो NSO ही होगा। ठीक है, बेस ईयर जो है वो 2012 है, और ये गुड्स एंड सर्विस दोनों को ही इसमें अकाउंट में लिया जाता है, जबकि WPI में सिर्फ गुड्स के प्राइजेस को देखा जाता है, सर्विस के प्राइस को नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हम देख चुके। तो यहाँ पर जो ये कंबाइंड वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करती है ये। ठीक है, कंबाइंड
CPI कंबाइंड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है कि RBI के जो कुछ रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया था कि इन्फ्लेशन रेट को रखना है हमें किस बैंड में, 2 to 6% बैंड में, ठीक है, यानी 4 ±2। तो ये सेफ जोन है हमारे लिए। तो ये जो महंगाई है फॉर वो इसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, RBI यूजेस कंबाइंड CPI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये पॉइंट याद रखना। देन CPI ये मैं अच्छा यहाँ लिख चुकी हूँ यहाँ पर, एज सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर पर्पज ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। नाउ प्रेजेंटली द CPI इज कंपाइल्ड इन इंडिया इन दीज 6 ग्रुप्स, CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड, ये 3 मैंने अभी जो वेट्स दिखाए थे चार्ट में। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है, रूरल लेबरर्स के लिए होता है और एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए होता है। सो यहाँ पर आपको बेस ईयर याद होने चाहिए क्योंकि सबका बेस ईयर अलग अलग है। भले ये CPI के अलग अलग ये जो टाइप्स बना दिए गए हैं लेकिन बेस ईयर सबका अलग है। और अब से CPI जो है उसके लिए अलग से फूड प्राइस इंडेक्स भी लेकर आई गवर्नमेंट, तो CFPI बोलते हैं उसको, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। वैसे WPI वाले देखो फूड, क्योंकि फूड तो हमने यहाँ भी लिया था ना, ये 3 जो मैंने दिखाए थे वहाँ पे फूड था ना पहला पॉइंट, फूड एंड बेवरेजेस। लेकिन अगर फूड को अलग से करके देखना है तो हम यूज़ करेंगे कौन सा, CFPI, ठीक है। अब बेस ईयर, अब ये आपको याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज इट क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। WPI का बेस ईयर पूछा था RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो जो कि 2011 है। तो CPI का बेस ईयर कौन सा है, 2012 फॉर दिस रूरल अर्बन कंबाइंड, और CFPI का भी है 2012। कौन बनाता है, NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि पहले कहलाता था, जो कि पहले क्या था, CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो पुराने जो स्टडी मटेरियल है उसमें अभी CSO ही मिलेगा आपको, लेकिन क्योंकि अभी ये हुआ कब है ये भी याद रखना, मई 2019 में मर्ज हुआ है तो अब बन गया है NSO। नाउ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर जो है ये कौन रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसका बेस ईयर है 2001। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज देखना, यहाँ पर लेबर ब्यूरो जो है तीनों का, रूरल लेबरर्स का, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का और इंडस्ट्रियल वर्कर का, इन तीनों के लिए CPI कौन रिलीज़ करता है, लेबर ब्यूरो। लेकिन यहाँ बेस ईयर देखना इन दोनों के सेम है, रूरल और एग्रीकल्चरल लेबर के सेम है 86, 87, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर का 2001। तो ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा। नाउ CPI जो है वो पहले क्या था, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का हुआ करता था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये वाला डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। CPI UNME फॉर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू, तो इसका ये फुल फॉर्म है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। सो ये हमने देख लिया कि जब कंपनी से प्रोडक्ट आता है तो पहले होलसेलर्स के पास जाता है, होलसेल मार्केट में, और वहाँ पे जो प्राइस में चेंजेस आते हैं वो हम मेजर करते हैं यूजिंग WPI। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर्स के पास जाता है, शॉपकीपर्स के पास, और हम खरीदते हैं शॉपकीपर से, और यहाँ पे जो प्राइस में चेंजेस आते हैं उसको मेजर करते हैं यूजिंग CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो व्हाट इज WPI? WPI मेजर्स द प्राइस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स, ठीक है ना। बेस ईयर तो बता चुकी मैं, 2011 है इसका, और ये RBI में आया था। RBI इंक्लूड्स ओनली गुड्स एंड इट डजेंट इंक्लूड सर्विसेज, ठीक है ना। टोटल आइटम्स इस पे कितने होते हैं, टोटल आइटम इस पे होते हैं 697, ठीक है, 697 आइटम्स होते हैं। अब यहाँ टेबल पे देखो, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और CPI के लिए 6 ग्रुप्स थे। अब इन ग्रुप्स के सब ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, और सब ग्रुप्स में भी कुछ आइटम होते हैं, जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल में होता है फूड, नॉन फूड, मिनरल, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है। देन ये सेकंड फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर में क्या क्या होता है, फ्यूल एंड पावर में होता है पावर, लाइट, लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइनिंग, मिनरल ऑयल, ठीक है। और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में ये आइटम होते हैं, फूड प्रोडक्ट, बेवरेजेस, टोबैको प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, वुड एंड इट्स प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, पेपर एंड इट्स प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल्स एट्सेट्रा। और इसे पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसे पब्लिश करते हैं। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये मंथली बेसिस पे होता है।
इसके वेट्स जो असाइन हुए हैं, जैसे उसमें सीपीआई में मैंने दिखाया था सबसे ज़्यादा वेट है फूड एंड बेवरेजेस को, ठीक है, कंबाइंड के लिए 45% समथिंग। तो इस पर प्राइमरी आर्टिकल का जो कंबाइंड वेट है वो कितना है 22.62, और इस पे टोटल आइटम कवर होते हैं 117। फ्यूल एंड पावर के लिए 13% वेटेज है 13.15, और इसमें नंबर ऑफ आइटम है 16, और सबसे ज़्यादा आइटम जो है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए 564, और इसका वेटेज है 64। तो ये जो फूड है, जो पहले में भी फूड आएगा, तो फूड जो आएगा इसमें, उसमें आएगा रॉ मटेरियल टाइप का फूड, ठीक है, और जैसे वीट है, सीरियल्स है, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में प्रोसेस्ड फूड आएगा। प्रोसेस्ड मतलब आपने जो बनाया था उसको जब आप कुछ और प्रोडक्ट बना के इसका बेच रहे हो, है ना, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह, तो वो आएगा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड जो आएगा वो मैन्युफैक्चर्ड में आएगा, और जो सीरियल्स, व्हीट, राइस वगैरह वो प्राइमरी में आएगा। नाउ टोटल आइटम कितने हो 697, और जो वेट है वो कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। अब हमने प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो तो देख ही लिया था, है ना, वेट से साइन करने हैं, फिर उसका रेशियो निकालना है, तो मेथड वही रहेगा। और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट भी कैसे निकलेगा WPI के केस में, WPI इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा, वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। कंपेयर करेंगे WPI करेंट ईयर का कितना है माइनस लास्ट ईयर का डिवाइड बाय लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक है, ऐसे निकालना है। ये हम देख चुके। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके रिफॉर्म्स आए हैं 2017 में, इसको रिवाइज किया गया था लास्ट टाइम, जबकि सीपीआई का जो रिफॉर्म्स है, जो नई सीरीज़ है, वो 2015 में रिवाइज किया गया था। उसका जब बेस ईयर क्या है 2011 उसका बेस ईयर है सीपीआई का, सॉरी 12 है बेस ईयर, सीपीआई का 12 है, तो उसको रिवाइज किया गया था 2015 में। और जो WPI का बेस ईयर है वो क्या है 2011, और इसे चेंज कब किया गया था 2017 में, न्यू सीरीज़ आई थी। अब इसका अलग से एक फूड प्राइस इंडेक्स निकालना है इस रिवीजन के अकॉर्डिंग, ये जो 17 में रिवीजन हुआ है, और उसमें हम ये डिसाइड किया हमने कि हम सिर्फ प्राइस लेंगे प्रोडक्ट्स का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस नहीं करेंगे। आपको याद होगा GST कब आया था, उसी साल आया था, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को ही कंसिडर करना है वाइल मेकिंग नोट ऑफ द चेंजेस इन द प्राइस लेवल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन, हमें अरिथमेटिक मीन नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जो हमारा टोटल इन्फ्लेशन होता है कंट्री का, वो हम किसको बोलेंगे, उसे हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हम इसको CPI WPI दोनों के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन CPI भी होगा और WPI, इसको ऐसे बोल सकते हैं CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमिक सर्वे में दिखाऊंगी तो बताऊंगी, और WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल इन्फ्लेशन है, और ये जो है इट इज़ व्हाट कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन सिंपली आप ये समझ सकते हो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें से फ्यूल और फूड आर्टिकल को अगर हटा दोगे तो माइनस कर दोगे तो वो हो जाता है कोर इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्यों करना है, माइनस क्यों करना है हमको, इसलिए क्योंकि जो फूड है और फ्यूल एंड फूड जो है ये एक्चुअली क्या है, काफ़ी वोलेटाइल होते हैं इसके प्राइजेस, ठीक है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और फूड आइटम भी काफ़ी सीजनल है, इसका जो चेंजेस है प्राइस चेंजेस। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये जो शॉर्ट टर्म चेंजेस वाले आइटम इनको हटाओ और फिर अलग से देखो कि इन्फ्लेशन कितना था, तो हम हेडलाइन भी निकालते हैं और फिर ये जो आइटम इनको अलग करके कोर इन्फ्लेशन भी निकालते हैं, ठीक है। तो इस पर टेम्प्रेरी इफेक्ट फिल्टर आउट करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इसको भी WPI CPI दोनों के फॉर्म में निकालते हैं, यानी CPI कोर इन्फ्लेशन, WPI कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। जो अगर आप जो CPI कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो कौन सा वाला होगा, हेडलाइन CPI, उसमें से आप फ्यूल एंड फूड माइनस करोगे तो होगा कोर वाला CPI। वैसे ही WPI जो आप निकालोगे वो होगा हेडलाइन WPI, और उसमें फूल एंड फूड आर्टिकल माइनस करोगे तो फिर हो जाएगा कोर वाला WPI। दिस इज द वेबसाइट ऑफ MOSPI, okay, Ministry of Statistics and Program Implementation. So you need to see the press release, okay. So here in the see on the right side you are getting various press releases. So they release this one, press release on new CPI for March 2020. Click this one and download. So this is the press release, the recent one. Here if you look at the document you will get a lot of information here.
So one important point I was about to tell, I forgot that CPI is released on the 12th day of every month. Okay, मंथली बेसिस पे CPI रिलीज़ करते हैं. तो ये है ये यहाँ पर डेट क्या दी है 13 अप्रैल, मतलब वो 12 अप्रैल को रिलीज़ करते हैं PIB की वेबसाइट पे. उसके बाद वो मॉस्पी की वेबसाइट पे आती है और 5:30 PM पे आती है, कि टाइमिंग भी फिक्स होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ 13 दिया है. वैसे कब वो रिलीज़ कब करते हैं PIB की वेबसाइट पे 12th डे. ठीक, अब ये वेबसाइट पे देखो, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है या फुल फॉर्म्स पे, क्योंकि RBI और सेबी में कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर NSO, ये देखो ऊपर दिया है मॉस्पी, एंड देन उसके नीचे NSO जो कैलकुलेशन करता है और पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO. ठीक है, जो कि पहले था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और मर्ज हुआ है किसके साथ, NSSO, उसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के साथ. ठीक है, तो बन गया है NSO. अब यहाँ पर बेस ईयर भी देख सकते हो, 2012 दिया हुआ है बेस ईयर, जिसको CPI असाइन किया है हमने 100, है ना. और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है पूरा डेटा. आप इस PDF को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, तो इस लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए यहाँ इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए हैं, तो ये एक बार आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा. और आपका एग्ज़ाम जब भी होने वाला है, कब होने वाला है, 4 जुलाई को प्रीलिम्स की डेट है एज ऑफ नाउ. अगर अभी लॉकडाउन की वजह से हो सकता है फर्दर एक्सटेंड हो या ना हो, बट फिलहाल तो एक बार एक्सटेंड हो चुकी, पहले अप्रैल में होने वाला था, तो अभी जुलाई में होने वाला है एग्ज़ाम आपका 4 जुलाई को. सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ द सब ग्रुप. आप यहाँ सब ग्रुप भी देख सकते हैं. हमारा पहला ग्रुप कौन सा था CPI का, फूड एंड बेवरेजेस, तो उसके अंडर ही सब ग्रुप है. ठीक है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. और मैंने ये भी बताया कि इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं. सी हियर पॉइंट टू पॉइंट मेथड बताया. तो मार्च 2019 और मार्च 2020, ये देखो यहाँ कंपैरिजन कर लो यहाँ पे, है ना, जो मैं आपको बता रही थी उस बेसिस पे. एंड सिमिलरली लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र फॉर WPI, क्योंकि ये जो सब काम है. और एक चीज़, हाँ मैं बोल रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस ईयर जो है वो रिवाइज करती है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है मॉस्पी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, और उसके नीचे होता है NSO जो कि कैलकुलेशन कर रहा है. तो वैसे ही WPI के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके लिए. तो चलिए वहाँ चलते हैं अब. सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. सो हियर यू सी द प्रेस रिलीज फॉर WPI. तो लेटेस्ट ये है, आप ये भी एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ये भी मंथली रिलीज होता है. तो ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके नीचे आती है ये मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री. कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होता है कौन सा, DPIIT. ठीक है, और DPIIT जो है इसका पहले नाम क्या था, DPIIT का पहले नाम था DIPP, और वो चेंज हो गया. सो व्हाट इज DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था. ये चेंज होके अब हुआ है DPIIT. ये भी याद रखिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं फेस 1 में RBI और सेबी में. तो DPIIT है अब उसका नाम, और उस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये इकोनॉमिक एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. ठीक है, जो कि ये WPI रिलीज़ करते हैं. कौन करता है, OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है. और ये आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर. तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा. और फिर इसका भी आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पर कंक्लूजन दिया है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह सब दिया हुआ है. ठीक है, so this was about this topic, and in the next video we will discuss about the types of inflation, causes, Phillips curve, inflationary spiral and deflation. So thanks for watching, and if you like this video please subscribe to my channel for further updates. Have a nice day.